So hello everyone, this is CA Taha Kolkata Wala and I am back with another video. And I am back with the most demanding and hot topic of Ind AS, that is Ind AS 116 leases. So guys, before starting the video, I want to tell that अभी आगे आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस होगी वो बहुत डिटेल में वीडियोस होगी और उसके बाद आई विल अपलोड अ समरी वीडियो जिसके अंदर Ind AS 116 एकदम शॉर्ट में आपको समझाया जाएगा. सो अभी के बाद मेरी जो वीडियोस आएगी दे विल बी इन वेरी मच डिटेल. आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा. सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विथ लीजेस. ओके, सो अभी लीजेस स्टार्ट करने से पहले मैंने लीजेस को बांटा है 3 पार्ट के अंदर. तो फर्स्ट पार्ट विल बी व्हाट इज अ लीज. सर ये लीज क्या है. सेकेंड विल बी अकाउंटिंग. सर अभी पता तो चल गया ये लीज क्या है, अभी आगे क्या करना है लीज का, वो दैट विल बी द सेकेंड पार्ट. एंड थर्ड पार्ट विल बी अदर्स. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट विल स्टार्ट विद व्हाट इज लीज. सर ये लीज है क्या, तो वी विल मूव इनटू इट. तो Ind AS 116 ने लीज को डिफाइन किया है. पहले उन्होंने बोला है एट द इंसेप्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एन एंटिटी शैल असेस whether the contract is or contains a lease. कि सर ये क्या बोलना चाहता है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट में हमें देखना पड़ेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट लीज का है या वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज है कि नहीं. करेक्ट, इसका मतलब आपको समझा. अभी लीज क्या है, तो लीज इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज the right to control the use of an identified asset. वापस, the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. सर वापस बस मैंने डेफिनेशन ही समझा, बट क्या है डेफिनेशन. सो डेफिनेशन इज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या तो पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो बोलता है, दैट कन्वेज, जो समझाता है क्या, the right to control the use of an identified asset. This is the most important word guys. Right to control क्या, use of an identified asset. Right to control क्या, use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. तो गाइज, हमारा अभी जितना भी डिस्कशन होगा आज के लेक्चर के अंदर वो बस यही टॉपिक पे होगा. राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट, ये जो टॉपिक है इस पे. अभी सर इसका मतलब क्या, राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट. तो सर आपने राइट टू कंट्रोल को भी बोल्ड और अंडरलाइन किया है और आइडेंटिफाइड एसेट को भी अंडरलाइन किया है. ये है क्या, तो अभी विल मूव इनटू दिस कि व्हाट इज राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट. So now we will study what is right to control the use of an identified asset for a period of time. आपको कुछ समझा बस ये वर्ड से कि मेरे पास जो आइडेंटिफाइड एसेट है. से अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. मैं हूँ कंपनी ए, आप हो कंपनी बी. हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आए. कॉन्ट्रैक्ट में मैंने क्या बोला कि मैं आपको एक ट्रक दूंगा, ट्रक फॉर 3 years. मैंने आपको एक ट्रक दिया है फॉर 3 years. ठीक है, आप ये यूज करो, 3 years के बाद आप मुझे वापस दे देना. ठीक है, आई एम कंपनी ए, यू आर कंपनी बी. वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच आई विल प्रोवाइड यू ट्रक एंड मैं आपसे पैसे लूंगा एवरी मंथ या तो एवरी ईयर. ठीक है, एंड मैंने आपको ये ट्रक 3 years के लिए दिया है. अभी ये जो असेट है, असेट मतलब क्या, ये जो ट्रक है दैट इज एन आइडेंटिफाइड असेट. आइडेंटिफाइड असेट पे मैं पूरा एक नेक्स्ट लेक्चर लेने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून गाइस. अभी हमारा ये पूरा जो वर्ड है ना, राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड असेट, इस पे आज पूरा डिस्कशन चलेगा. तो अभी हम अपने एग्जांपल में कहा थे, मैंने आपको ट्रक दिया है, ट्रक इज एन आइडेंटिफाइड असेट. ठीक है, वो क्यों है, कैसे है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. अभी वो जो ट्रक है उस पे आपका कंट्रोल है कि नहीं यूज करने का. मतलब क्या आप कंपनी बी, आपको मैंने ट्रक दिया, आपके पास कंट्रोल है कि आप वो अपने मर्जी से ये ट्रक को यूज कर पा रहे हो कि नहीं. दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक. तो अभी Ind AS 116 ने कहा है
कि अगर कस्टमर को देखना है कि मतलब आपको देखना है कि मेरा कंट्रोल है कि नहीं किस पे, वो यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट मतलब ट्रक पे, यूज ऑफ अ ट्रक पे, तो आप क्या करोगे? बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। वो क्या है? पहली कंडीशन इज right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified asset। बस अभी हम इस पे डिस्कशन करेंगे। राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट। सर आपको कुछ, मुझे तो कुछ नहीं समझा, आपको कुछ समझा नहीं? तो अभी हमारा डिस्कशन चलेगा ओनली ये इस पे, द राइट to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified asset। सर अभी इसका मतलब क्या? हम तो राइट टू कंट्रोल यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट से ही उभरे लेते हैं, तो आपने एक नया ये सेंटेंस ला लिया, सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। शांति शांति, आई विल एक्सप्लेन। तो हम लोग ने स्टार्ट कहाँ से किया था? हम लोग ने एक कॉन्ट्रैक्ट देखा था, मैं कंपनी ए हूँ, आप कंपनी बी हो, ट्रक इज द असेट, मैंने आपको 3 साल के लिए दिया है यूज करने के लिए। मैंने आपको क्या बोला था? आपको असेस करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका वो असेट पे, वो ट्रक पे राइट टू कंट्रोल द यूज है कि नहीं, राइट टू कंट्रोल द यूज है कि नहीं, राइट टू कंट्रोल द यूज है कि नहीं। तो वो जानने के लिए आप क्या करोगे? आप देखो कि मेरे 2 कंडीशन फुलफिल होते हैं कि नहीं। तो उसमें से पहला कंडीशन क्या था? सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप वो यूज ऑफ द असेट से ले पाते हो कि नहीं। सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट आप वो असेट के यूज से ले पाते हो कि नहीं। अभी ये पूरा मैं आपको समझाता हुआ एग्जाम्पल से। हम क्या पढ़ रहे हैं? राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड असेट। तो हम देख रहे थे कि पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका कंट्रोल है कि नहीं उसके यूज पे, ट्रक के यूज पे। फिर आपने बोला कि हाँ, कंट्रोल जानने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? 2 चीज देखनी पड़ेगी। पहली क्या थी? सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि मैं वो ट्रक के यूज से जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रही है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब क्या? कि कुछ भी पैसा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है वो ट्रक के यूज से, तो आपके पास राइट है, आपके पास हक है वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को ऑब्टेन करने का। ठीक है, ठीक है। तो अभी वो कैसे देखेंगे? मतलब क्या 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 इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ सकती है मुझे? तो देयर कैन बी डायरेक्ट बेनिफिट्स एज वेल एज इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। जहाँ पे जो लिखा है मैंने, डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसी होनी चाहिए? डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। अभी सर इसका मतलब बताइए ना, कि सर अभी आप बोल रहे हैं डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली, तो इसका मतलब क्या? ओके देखो, अभी सपोज मैं ट्रक को रिप्लेस कर देता हूँ कोई मशीनरी से। ठीक है, मैंने आपको 3 साल के लिए कोई मशीनरी दी, बिस्किट बनाने की सपोज मशीन दी आपको। ठीक है, तो उसमें से बिस्किट्स बन रहे हैं। तो बिस्किट बेचने के बाद, या तो जो बिस्किट है, बिस्किट पे हक किसका है? बिस्किट इज द इकोनॉमिक बेनिफिट। ये गुड्स है, गुड्स रिसीव हुआ मुझे फ्रॉम मशीन, मशीन से क्या निकला? गुड्स बना। तो गुड्स पे किसका हक है? अगर आपका हक हुआ तो वी विल से कि इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट है। अभी कोई सर्विसेज, कोई ऐसी मैंने आपको आइटम दी जिससे आपको वो, जिससे सर्विसेज निकल रही है, तो वो आपका हक है उस पर। then we will say sir substantially all of the economic benefit from use of the identified asset है। अभी सपोज ऐसा भी हो सकता है, अभी मैंने आपको मशीन दिया बट आपने वो मशीन किसी और को वापस दे दिया। मैंने आपको 3 साल के लिए रेंट पे दिया, आपने वो मशीन किसी और को 3 साल के लिए रेंट पे दिया, तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। दिस इज नॉट ए सब लीजिंग। मैंने आपको लीज पे दिया, आपने किसी और को वापस लीज पे दे दिया। तो अगर आपको सब लीजिंग के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, then we will say sir we have the right to obtain substantially all of the economic benefit from use of the identified asset। इसके अंदर आपको कुछ भी डाउट है? तो हम लोग ने अब तक क्या पढ़ा कि सर पहले हमने वो ट्रक का एग्जांपल देखा कि ट्रक को राइट टू कंट्रोल यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट होना चाहिए।
देन हमने पढ़ा कि वो कैसे होगा अगर सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा कि नहीं। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे होते हैं, डायरेक्टली होते हैं और इनडायरेक्टली होते हैं। डायरेक्टली मतलब उससे डायरेक्टली रिसीव होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्टली मतलब अगर मैंने उसको सबलीस पे दिया तो सबलीस से जो पैसे आते हैं वो, दैट इज इनडायरेक्टली। एंड मैंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, एंड दैट इज नॉट फ्रॉम ओनरशिप। अभी इसका मतलब क्या है, तो अगर आप डेफिनेशन को एकदम अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है सर, फ्रॉम यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट। मतलब मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है फ्रॉम यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट। मुझे गुड्स मिल रहा है, सर्विसेज मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं वो मशीन के, वो ट्रक के यूज करने से। तो वो क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट है। वो मुझे क्यों मिल रहा है, वो उसको यूज करने से मिल रहा है, उसको सबलीस देने से मिल रहा है। बट इमेजिन करिए अगर आपके पास कोई एक ऐसा असेट है जिससे आपको टैक्स क्रेडिट्स मिल रहा है। इसका मतलब क्या से, अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखा है जिसके अंदर अगर मैं सोलर पावर प्लांट बनाऊंगा, या तो अगर मैंने कोई लैंड खरीदा, बिजनेस खरीदा कोई एसईजेड यूनिट पे, एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट पे मैंने कोई बिजनेस कर रहा हूँ, या तो मैं सोलर पावर प्लांट बना रहा हूँ, तो उस पर जो भी डेप्रिसिएशन होगा आप डबल बेनिफिट क्लेम कर पाओगे, या तो आपको कुछ एक्स्ट्रा रिडक्शन मिलेगा, आपको कुछ टैक्स में बेनिफिट होगा, कुछ भी होगा एज पर गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट क्यों मिल रहा है, ये बेनिफिट, ये इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, ये मुझे क्यों मिल रहा है, बिकॉज मैंने वो असेट बनाया, मैंने कंस्ट्रक्ट किया, वो ओनरशिप की वजह से मिल रहा है, नॉट यूज की वजह से। तो हमें ये याद रखना है कि directly or indirectly economic benefits from use of the identified asset, this is important, but not from ownership of the identified asset। मतलब सपोज मैं कंपनी ए हूँ, आप कंपनी बी हो, मैंने आप, मेरा एक सोलर पावर प्लांट है, ठीक है, मुझे एवरी टाइम टैक्स क्रेडिट मिलता है, मतलब गवर्नमेंट से टैक्सेशन में कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। मैंने आपको सोलर पावर प्लांट दिया लीज पे, रेंट पे। अभी आपने क्या बोला कि मैं वो इंजॉय कर रहा था, अभी आपको भी वो चाहिए, आपकी वो टैक्स क्रेडिट चाहिए। बट मैं बोलूँगा नहीं, बिकॉज ये तो मैं ओनर हूँ उसका, आप ओनर नहीं हो इसके, तो मैं ही इंजॉय करूँगा। फिर आप बोलोगे तो ये मेरे लिए लीज है ही नहीं। मैं बोलूँगा क्यों आपके लिए लीज नहीं है, बिकॉज फिर आप बोल रहे हो कि मेरे पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है फ्रॉम दिस असेट। मैं बोलूँगा सॉरी, इंड AS 116 कहता है फ्रॉम यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट। आप सोलर पावर प्लांट यूज करो, उससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो आप, वो जो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा वो आप यूज करो। बट ये तो ओनरशिप से जनरेटेड है, ये टैक्स क्रेडिट ओनरशिप कंस्ट्रक्शन से जनरेटेड है, इसलिए दिस वोंट बी, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सेइंग दैट इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा है फ्रॉम यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट। गाइस आपको ये समझा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, नॉट फ्रॉम ओनरशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इसको मैं मार्क कर देता हूँ बोल्ड इसमें। तो अभी आपको ये समझा कि मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट्स मिलने चाहिए। बट अगर कोई ऐसा असेट है, जैसे मैंने सोलर पावर प्लांट बोला कि वो ओनरशिप से ही मुझे मिल रहा है, मुझे वो यूज से उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो वो मैं नहीं कंसिडर करूँगा फॉर आइडेंटिफाइंग, वो मैं नहीं कंसिडर करूँगा फॉर आइडेंटिफाइंग कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है गाइस, आपको ये समझा। अभी मुझे ये तो समझा कि सर राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड असेट, कि मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए वो असेट के यूज करने से। तो मैंने बोला गुड सर्विसेज, पैसा मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ओनरशिप से नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। बट व्हेन आई वाज रीडिंग इंड AS 116, वहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी चीज नोटिस की। आई विल शो इट टू यू। सो दिस इज इंड AS 116 का बैड टेक्स्ट। उसके अंदर अगर मैं सर्च करूँ B22 पैरा, तो उसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा है, when assessing the right to obtain substantially all of the economic benefit from use of an asset, an entity shall consider the economic benefit that result from use of the asset। इतना तो समझा, ठीक है, मुझे देखना चाहिए कि मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं फ्रॉम यूज ऑफ द असेट। बट फिर ये जो लाइन है इससे मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। ये क्या लिखा है,
within the defined scope of a customer's right to use the asset. सर इसका मतलब क्या है? मुझे आपने जो भी हाईलाइट किया है वो समझा कि मुझे देखना है कि मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं फ्रॉम यूज ऑफ दैट असेट, बट इसके बाद जो लिखा है विद इन द डिफाइंड स्कोप ऑफ अ कस्टमर्स राइट टू यूज द असेट, इसका मतलब क्या है? सो गाइस, इसका मतलब है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ सप्लायर का इंटरेस्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ सप्लायर के इंटरेस्ट से रिलेटेड आइटम्स है, इसका मतलब क्या है कि सपोज जिसे मैं ट्रक का एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने आपको ट्रक दिया, ठीक है, बट मुझे है ना मेरे ऊपर गवर्नमेंट के बहुत रेस्ट्रिक्शन थे एंड मैंने है ना कुछ गड़बड़ किया था तेलंगाना स्टेट में, तो गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि ताहा आप ये ट्रक को तेलंगाना स्टेट में नहीं लेके जा सकते, आप ये ट्रक को तेलंगाना स्टेट में नहीं लेके जा सकते। तो बोला ठीक है, मैं नहीं लेके जाऊँगा तेलंगाना स्टेट के अंदर, और मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि यू कैन यूज दिस असेट, आपको जैसा चाहे, मैं आपको लीज पे दे रहा हूँ ना, तो मैं आपको लिख रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको एसेट जैसे चाहे यूज कर सकते हो, बट आप तेलंगाना स्टेट में नहीं लेके जा सकते। मैंने बोर्ड में लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फिर आप तो बोल रहे हो अरे यार ये तो दिस इज नॉट फेयर, मुझे तेलंगाना में लेके जाना है बट आप मुझे तेलंगाना में लेके जाने नहीं देते, क्यों? बिकॉज मैंने जो स्कोप है, मैंने ये तेलंगाना का जो स्कोप है उसको डिफाइन कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बिकॉज मैंने ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो मैंने डिफाइन कर दिया है। मतलब कस्टमर का राइट क्या है कि वो एक्सेप्ट तेलंगाना, every other state के अंदर he can use the asset but not in the state of तेलंगाना। मैंने उसके स्कोप को डिफाइन किया है, रेस्ट्रिक्ट किया है। अगर मैं उसके स्कोप को रेस्ट्रिक्ट करता हूँ देन इसका मतलब ये नहीं कि आई कैन नॉट यूज ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द आइडेंटिफाइड एसेट। इसका मतलब क्या कि अगर मैंने आपको ट्रक दिया है तो आपको तेलंगाना स्टेट छोड़ के बाकी सब जो स्टेट है, अगर बाकी सब स्टेट के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है देन ऑल्सो ये कंडीशन फुलफिल होगा, आपको ये समझा? अगर मैं कोई रेस्ट्रिक्शन डाल रहा हूँ दैट इज बेनिफिशियल फॉर मी, अगर मैं कोई रेस्ट्रिक्शन डाल रहा हूँ दैट इज बेनिफिशियल फॉर मी, मैं आपको ट्रक दे रहा हूँ ना, तो आपको वो बेनिफिट को छोड़ के, मतलब वो रेस्ट्रिक्शन को छोड़ के, लाइक विद इन द रेस्ट्रिक्शन आपको काम करना है। अगर आपको विद इन द रेस्ट्रिक्शन भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिला फ्रॉम यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट देन आल्सो दिस कंडीशन इज गेटिंग फुलफिल्ड। सभी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको इसका दूं तो मैंने ट्रक दिया आपको, मैंने इसमें लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आपको बस 1,50,000 किलोमीटर ट्रक यूज करना है, उसके आगे आप यूज नहीं कर सकते। फिर आप तो बोले कि सर इसके अंदर मैं इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं ले सकता, बट मैं बोलूँगा नहीं, you can use the economic benefit, you can claim the economic benefit from using that 1,50,000 kilometer, then also this condition is getting fulfilled। अगर मैं कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल रहा हूँ मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो अगर आप वो रेस्ट्रिक्शन के अंदर भी you can use the economic benefit, then also this condition is getting fulfilled। So this is known as protective rights, कि सप्लायर ने एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, असेट को 1,50,000 माइल्स के आगे यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी कि आप अभी असेट को 1,50,000 माइल्स के आगे यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो एक ये मुझे बोलना था। तो अभी अपना मोस्टली सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट पे डिस्कशन खत्म होता है, बट अभी एक चीज़ और देखने लायक है जो इंडेस कहता है कि सबसे पहले इंडेस ने सब्सटेंशियली ऑल का वर्ड, ये सब्सटेंशियली ऑल है ना, इसको डिफाइन ही नहीं किया, व्हाट इज सब्सटेंशियली ऑल। सो दिस रिक्वायर्स जजमेंट, दिस विल डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी। ओके, अभी जो नेक्स्ट चीज़ है, अभी यू लिसन दिस एग्जांपल। ओके, अभी आई एम कंपनी ए, यू आर कंपनी बी, मैं सप्लायर हूँ, आप कस्टमर हो। मैंने आपको एक जगह भाड़े पे दी, सपोज मैंने आपको एक मॉल भाड़े पे दिया, ठीक है, मैंने आपको एक मॉल लीज पे दिया। देन अभी जो मॉल्स
और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा मैंने कि अभी आप मॉल से जो पैसे कमाएंगे, या तो आप मॉल को क्या करोगे, आप या तो उसमें गुड्स रख के गुड्स बेचोगे, या तो मॉल को आप भी किसको लीज पे दे दोगे, आप भी किसको भाड़े पे दे दोगे, करेक्ट। तो मैंने क्या एग्रीमेंट में लिखा, उससे जो पैसे आएंगे ना उसका 10% मेरा, तो उसका 5% मेरा, ठीक है। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा कि कुछ 5% मेरा, आई एम टेकिंग द शेयर फ्रॉम योर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा, मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है वो तो मैं लेके जा रहा हूँ, सप्लायर लेके जा रहा है, नहीं। देन ऑल्सो दिस कंडीशन इज गेटिंग फुलफिल्ड, then also right to obtain substantially all of the economic benefit from use of the identified asset is getting fulfilled। क्यों सर, क्यों फुलफिल हो रहा है? बिकॉज आपको बेनिफिट मिल तो रहा है ना। आप एज अ कंसिडरेशन, अभी आपने मेरे से मॉल लिया है तो आपको कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे, मैं आपको फ्री में थोड़ी ना मॉल दूंगा, तो एज अ कंसिडरेशन वो मुझे दे रहे हो, बट आपको तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है ना। सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन एक्सक्यूज कि सर मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मेरा जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है वो मैं लेके जा रहा हूँ, इसलिए ये लीज नहीं हुआ, इसलिए ये जो कंडीशन है ना, राइट टू ऑब्टेन ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट, सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट, ये फुलफिल नहीं हो रहा, इसलिए दिस इज कैंसल। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं समराइज करने जाऊँ पूरा वीडियो, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, व्हाट इज अ लीज के डेफिनेशन पे। व्हाट इज अ लीज का डेफिनेशन क्या बोलता था, राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। फिर हम लोग ने क्या देखा था, राइट टू कंट्रोल, मेरे पास राइट टू कंट्रोल होना चाहिए किस चीज का, यूज ऑफ दैट आइडेंटिफाइड एसेट, यूज ऑफ दैट ट्रक, हमने इतना पढ़ा था। तो वो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, तो उसके लिए दो चीज होनी चाहिए, पहले ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए। ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे मिलने चाहिए, फ्रॉम द यूज, उसके यूज से मिलने चाहिए। उसका यूज डायरेक्टली भी हो सकता है फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इनडायरेक्टली भी हो सकता है फ्रॉम सब लीजिंग, बट नॉट फ्रॉम ओनरशिप। मतलब वो टैक्स क्रेडिट वाला एग्जाम्पल, टैक्सेशन बेनिफिट वाला एग्जाम्पल, वो जरूरी नहीं कि मिले ना मिले। देन हमने पढ़ा था ये प्रोटेक्टिव राइट्स के बारे में। प्रोटेक्टिव राइट्स मतलब अगर मैंने, सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन डाला है, तो आपको वो रेस्ट्रिक्शन के अंदर देखना होगा कि वो रेस्ट्रिक्शन के अंदर भी मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं। मैंने एग्जांपल दिया था 1,50,000 किलोमीटर तक ही आप चला सकते हो, तो आपको देखने का कि आपको 1,50,000 किलोमीटर तक का एडवांटेज मिलता है कि नहीं, उसके आगे तो आप चला ही नहीं सकते, बट उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं, फ्रॉम द यूज ऑफ दैट ट्रक। अगर मिल रहा है तो यस, आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। सो गाइज, आई होप आपको ये समझा हो, एंड गेट रेडी फॉर मोर अहेड। सो थैंक यू गाइज, एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।